Welcome to all my dear students in our virtual biology class. In our previous lectures, we know about the new chapters, that is the biotechnology principle and process. Today, we are going through our next class, that is the lecture 3, where we discuss about the tools of DNA technology. DNA technology. In previous class, we discussed about the principle of biotechnology, and we also discussed about the tools of DNA technology, where restriction enzyme, DNA polymerase, DNA ligase, vector, and host organism. These are the 5 main important features for the prepare of our DNA technology. In our previous class, we discussed more about the restriction enzyme, how it functions, how it works. Today, we start from our next stage, that is from DNA polymerase. Okay. So, DNA polymerase. What is DNA polymerase? DNA polymerase are the enzyme which synthesize the new molecules of the desired DNA or rDNA. Okay. So DNA polymer is basically present in all type of cells which are responsible for the replication of DNA. मतलब सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए का कॉपी नंबर को बढ़ाने के लिए हम लोगों को डीएनए पॉलीमरेज का जरूरत होता है. डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि ना बेसिकली काम क्या करता है, डीएनए कॉपी नंबर को इंक्रीज करने के लिए. तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जैसे पहले हम लोग पढ़ लिया था, फर्स्ट हम लोग का रिक्वायरमेंट में था रिस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सीजर, जिससे हम लोग डीएनए को डिजायर डीएनए से हम लोग डिजायर जीन को हम लोग कट कर सकते हैं. कट करने के बाद वो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को रेप्लिकेट होना पड़ेगा ताकि उसका नंबर इंक्रीज हो सके. उसके लिए हम लोग डीएनए पॉलीमरेज को यूज करते हैं. ठीक है. डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू से अगर हम लोग डिजायर डीएनए का नंबर बढ़ाने के बाद फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोगों को चाहिए होता है डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज इज आल्सो कॉल्ड द मॉलिक्यूलर ग्लू. मॉलिक्यूलर ग्लू क्यों है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज वी कैन लाइगेट और वी कैन ज्वाइन द डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट विद द प्लाज्मिड. प्लाज्मिड मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ वेक्टर. सो वेक्टर के साथ, मतलब वेक्टर मान लो ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है. ये प्लाज्मिड में हम लोग को डिजायर डीएनए को ऐड करना है, ज्वाइन करना है. तो वो पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज का एग्जांपल होता है T4 डीएनए लाइगेज, जो कि ना यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ लाइगेशन. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होता है हम लोग का क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉलिक्यूलर व्हीकल. मॉलिक्यूलर व्हीकल मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर्स के थ्रू से हम लोग डिजायर्ड डीएनए को कोई दूसरा होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सके, इसलिए इसका नाम होता है क्लोनिंग वेक्टर. तो ये क्लोनिंग वेक्टर है क्या? क्लोनिंग वेक्टर जनरली आर द प्लाज्मिड. व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड मतलब होता है जनरली double stranded circular jetting material which are present in bacteria. बैक्टीरिया के बॉडी में होता है. So plasmid are nothing but a circular double stranded DNA or circular double stranded jetting material found in bacterial cell. Now for our purpose of preparation of rDNA, there are some factors which should be present in cloning vector. कुछ factors होना बहुत जरूरी होता है एक cloning vector के लिए. वो क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट पॉइंट में देखो, origin of replication of the oocyte. ये हम लोग यहाँ पे एक ड्राइंग किया है. ये ड्राइंग होता है एक प्लाज्मिड का, जो कि एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है. अब ये पर्टिकुलर वेक्टर में और इट्स कॉल्ड द प्लाज्मिड. अब ये प्लाज्मिड में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होना चाहिए ताकि हम लोग ये आरडीएनए बनाने में इसको यूज कर सके. उसके लिए फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या बोला था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन.
Origin of replication in short form, you can write the ORI site. So within the vector there is a ORI site. ये जो जगह दिख रहा है ये होता है ORI site. ORI site का मेन रोल होता है from that very particular point, origin of replication will start. क्योंकि ये जो प्लाज्मिड हम लोग दिख रहा है, ये प्लाज्मिड के अंदर हम लोगों के पास क्या है कि फॉरेन डीएनए ऑलरेडी हम लोग लाइगेट करा दिया. अब लाइगेट करने के बाद प्लाज्मिड शुड बी रेप्लिकेट. तो प्लाज्मिड को रेप्लिकेट होने के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए पॉलीमरेज एक पर्टिकुलर जगह में बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. सो वो कौन सा साइट होगा? वो साइट ही होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. जो जगह में डीएनए पॉलीमरेज आगे बाइंड करेगा, ये पर्टिकुलर जगह में डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद फिर क्या स्टार्ट होगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट होता है सिलेक्टेबल मार्कर. ये सिलेक्टेबल मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू आइडेंटिफाई वेदर द आरडीएनए प्रिपेयर और नॉट. क्योंकि देखो ये जो डीएनए के लेके हम लोग काम कर रहे हैं ये तो नेकेड आई में विजिबल नहीं है. ठीक है. वो हो रहा है कि सच में आरडीएनए बना है, सच में जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड के साथ लाइगेट किया है कि नहीं किया है, वो तो हम लोग को पता नहीं चलेगा. तो वो पता करने के लिए हम लोग के पास कुछ सिलेक्टेबल मार्कर शुड बी प्रेजेंट इन दैट वेरी पर्टिकुलर प्लाज्मिड. अब वो सिलेक्टेबल मार्कर क्या क्या हो सकता है? सिलेक्टेबल मार्कर जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर. एक होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और एक होता है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस. ये दो मेन पॉइंट है जो कि ना सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है. अब इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स क्या है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या है. बट अभी के लिए हम लोग इतना जान लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द टू फैक्टर्स वी कैन इजीली आइडेंटिफाई वेदर द आरडीएनए प्रिपेयर और नॉट. ये होता है सिलेक्टेबल मार्कर. जनरली जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है उसके अंदर हम लोग क्या क्या एंटीबायोटिक के यूज करते हैं? जनरली हम लोग यूज करते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एएमपीआर. ठीक है. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन. ये तीन जनरली क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के अंदर होता है. और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के अंदर जनरली आता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम. ये सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि सिलेक्टेबल मार्कर के थ्रू से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि डीएनए बनाए कि नहीं बनाए. पर अभी के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एप्रोप्रिएट वेक्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आता है क्लोनिंग साइट. अब ये क्लोनिंग साइट क्या है? देखो यहां पे हम लोग एक मार्क किया है. दिस वेरी पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड द क्लोनिंग साइट. क्लोनिंग साइट मींस जो डिजायर जीन है, जो जीन को हम लोग वेक्टर के साथ और प्लाज्मिड के साथ लाइगेट करना पड़ेगा, वो एक वेरी पर्टिकुलर पोर्शन में हम लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं. जो पर्टिकुलर पोर्शन में हम लोग ज्वाइन करेंगे वो हो जाएगा क्लोनिंग साइट. सो क्लोनिंग साइट आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द प्लाज्मिड वेयर वी कैन इजीली लाइगेट द फॉरेन डीएनए और द जीन ऑफ इंटरेस्ट. ओके. नेक्स्ट फैक्टर होता है साइज ऑफ वेक्टर. ये साइज ऑफ वेक्टर क्या है? जनरली डीएनए इज वेरी सॉफ्ट इन नेचर. थोड़ा सा भी हैंडलिंग एरर की वजह से वो फ्रैगमेंट हो सकता है. इसलिए हम लोग का कोशिश ये रहेगा जितना छोटा हो सके उतना छोटा वेक्टर या छोटा प्लाज्मिड को हम लोग यूज करेंगे. ज्यादा लार्जर इन साइज वेक्टर का यूज करेंगे तो उसका फ्रैगमेंट हो जाने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी. तो इसीलिए साइज ऑफ वेक्टर इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर. ठीक है. ये हो गया हम लोगों का क्लोनिंग वेक्टर के बारे में.
जानना। नेक्स्ट जो हम लोगों को जानना पड़ेगा वो होगा काइंड्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर, क्या क्या टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ आर डीएनए। ठीक है, इनमें हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है प्लास्मिड। हम लोग पहले डिस्कस किया है व्हाट इज प्लास्मिड। प्लास्मिड इज नथिंग बट ए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल। फॉर दैट पर्पस वी यूज जनरली PBr322। ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो कि ना ई कोलाई से आइसोलेट किया गया है। एक कहां से आइसोलेट किया गया है, ई कोलाई बैक्टीरिया से। तो ये पर्टिकुलर PBr322 को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग आर डीएनए टेक्नोलॉजी। अब PBr322 का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरली PBr322 जो होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में अच्छा काम करता है। प्रोकैरियोटिक सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम लोगों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में ही काम कर सके ऐसा कोई प्लाज्मिड चाहिए, देन हम लोग सैटल वेक्टर को यूज करते हैं। सैटल वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इट कैन रेप्लिकेट और इट कैन एक्ट एज वेल एज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। For that purpose, we use generally TI plasmid, which are isolated from the Agrobacterium tumefaciens bacteria. ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया से हम लोग ये TI प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं। ये TI प्लाज्मिड दोनों केस में ही काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है बैक्टीरियोफाज एज ए वेक्टर। बैक्टीरियोफाज क्या है? बैक्टीरियोफाज इट्स अ टाइप ऑफ वायरस which are able to kill the bacteria. बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। सो वो बैक्टीरियोफाज को भी हम लोग एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है? फर्स्ट हम लोग यूज कर सकते हैं लैम्डाफाज को और एक हम लोग यूज कर सकते हैं M13 फाज को। तो लैम्डाफाज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? लैम्डाफाज इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर व्हिच आर यूज्ड ड्यूरिंग द पर्पस ऑफ मेकिंग आर डीएनए टेक्नोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म द स्टिकी एंड। हम लोग स्टिकी एंड पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए फ्रेगमेंट बाय मींस ऑफ स्टिकी एंड और द ब्लंट एंड। ये जो लैम्डाफाज होता है ये लैम्डाफाज में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्टिकी एंड करता है, प्रोड्यूस करता है स्टिकी एंड। इसका और एक नाम होता है कोहेसिव एंड। कोहेसिव एंड। ओके, so for that purpose we generally use the lambdaphage for the making of our DNA, as well as we also use the M13 phage। M13 phage को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर जनरली हम लोग क्या यूज करेंगे? लैम्डाफाज को। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर होता है कॉस्मिड। ये कॉस्मिड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉस्मिड जो टर्म आया है, एक कॉस अलग वर्ड है और ये मिड अलग वर्ड है। सो कॉस आर कमिंग फ्रॉम द कोहेसिव एंड, ठीक है, और मिड्स होता है प्लास्मिड। तो मतलब लैम्डाफाज, इसको अगर हम लोग यहां पे डिस्क्राइब करेगा, देखो क्या होता है। कॉस्मिड मतलब होता है कोहेसिव एंड ऑफ लैम्डाफाज प्लस प्लास्मिड इज इक्वल टू कॉस्मिड। ठीक है, सो कॉस्मिड हम लोग कैसे बनाना है? कॉस्मिड हम लोग लैम्डाफाज का कोहेसिव एंड वाला प्रॉपर्टी के साथ प्लास्मिड को जब ज्वाइन किया तब हम लोग जो नया वेक्टर बनाया उस वेक्टर का नाम हो गया कॉस्मिड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लोनिंग वेक्टर होता है वो होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इंपॉर्टेंस यह है कि हम लोग मोर देन 1 MB साइज का जीन को हम लोग थ्रू यक लाइगेट करा सकता है। मतलब क्या है कि हम लोग जो जीन ऑफ इंटरेस्ट शुड बी लाइगेटेड
इन प्लाज्मिड और द वेक्टर, जैसे हम लोग को पता है, तब जाके आरडीएनए बनेगा। तो अगर मान लो जो पर्टिकुलर जीन को हम लोग लाइगेट करना चाहता है, जो पर्टिकुलर जीन से हम लोग आरडीएनए बनाना चाहता है, उस पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंस अगर बहुत ज्यादा लेंथी होगा तो छोटा वेक्टर में तो वो एडजस्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग को ऐसा एक वेक्टर चाहिए जो कि ना मैक्सिमम से लेकर मैक्सिमम सीक्वेंस ऑफ जीन को एडजस्ट करा सके। वो पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम लोगों के पास है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और द ईएक वेक्टर, जो कि ना मोर देन 1 MB साइज का जीन को क्या कर सकते हैं, लाइगेट करा सकते हैं अपने वेक्टर्स के अंदर। ये 1 MB हम लोग को पता है कि डीएनए जो होता है बेस पेयर से बनता है ना। बेस पेयर मतलब क्या होता है कि मान लो हम लोगों के डीएनए के अंदर टोटल 4 बेस पेयर है। वो बेस है क्या क्या है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अब ए के साथ क्या होता है, टी, जी के साथ सी, ऐसे एक डीएनए बनता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या देखो, ये होता है 1 बेस पेयर, ठीक है। तो ऐसे करके जब 1000 बेस पेयर बन जाएगा, जब 1000 बेस पेयर बनेगा तब जाके होगा 1 KB। जब 1000 KB बन जाएगा तब हो जाएगा 1 MB। अब ये 1 MB तक वो एडजस्ट करा सकता है इन केस ऑफ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर। जनरली ये ईएक किसमें यूज होता है, ये ईएक जनरली यूज होता है, ईएक जनरली यूज होता है ह्यूमन जीनोम मैपिंग, ह्यूमन जीनोम मैपिंग HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए हम लोग ये ईएक वेक्टर को यूज करता है। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है बैक। अब बैक का जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है क्या, इट ओनली फ्रॉम 300 to 350 KB तक जो डीएनए सीक्वेंस होगा या जीन सीक्वेंस होगा उसको लाइगेट करा सकता है अपना वेक्टर के अंदर, वो होता है बैक। मतलब ईएक जो है सबसे ज्यादा 1 MB तक वो कर सकता है, जबकि बैक 300 to 350 KB तक वो करा सकता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी एबल टू क्लोनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट अप टू 300 to 350 KB। तो ये जनरली कहां पे यूज होता है हम लोगों को, ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके, ये होता है these are the different types of cloning vector, these are the different types of cloning vector। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि होस्ट सेल और द ऑर्गेनिज्म, जो लास्ट पॉइंट हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग क्या क्या पढ़ रहा था कि पहले हम लोग को आ गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर हम लोग पढ़ लिया था डीएनए पॉलीमरेज, नेक्स्ट हो गया था डीएनए लाइगेज, नेक्स्ट हो गया था वेक्टर्स या मॉलिक्यूलर व्हीकल। अब लास्ट में आता है कि होस्ट सेल और द ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसके अंदर हम लोगों को आरडीएनए को क्या करना है, पर्टिकुलर बनाना है, या आरडीएनए बनने के बाद वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है। तो होस्ट सेल के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं ई कोलाई। ये ई कोलाई को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं फॉर आवर पर्पस ई कोलाई। और एक को यूज करते हैं वो होता है ईस्ट। अब ई कोलाई हो गया एक बैक्टीरिया और ईस्ट हो गया एक फंजाई, ठीक है। सो एस्टेरिका कोलाई और ई कोलाई को हम लोग क्यों यूज करेंगे, इसके पीछे कुछ फीचर्स होना पड़ेगा। वो फीचर्स क्या क्या है, फर्स्ट फीचर्स देखो, इट इजी टू कल्चर एंड हैंडल अंडर द लैबोरेटरी कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या है, इट कैन एक्सेप्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ वेक्टर्स,
मतलब अगर हम लोग एक पर्टिकुलर ई कोलाई को एज ए होस्ट ऑर्गेनिज्म हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, देन इट कैन एक्सेप्ट वाइड वैरायटी ऑफ वेक्टर्स। बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लैम्डा फाज, N13, फिर प्लस PBR 322, सटल वेक्टर, याक, बैक, ये सभी जो वाइड वैरायटीज ऑफ वेक्टर होता है, सभी वेक्टर आराम से इस पर्टिकुलर ई कोलाई सेल के अंदर एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है वो होता है क्या, जनरेशन टाइम इज ओनली 20 मिनट। जनरेशन टाइम इज ओनली 20 मिनट। मतलब क्या होता है, ये हर 20 मिनट्स के बाद अपना नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता है। तो मतलब क्या होता है कि हम लोग ऐसा होस्ट सेल को चूज करना चाहिए जिससे हम लोगों को बहुत कम टाइम के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ओनली 20 मिनट होगा तो हर 20 मिनट के बाद वो नया प्रोजेनिंग, नया ऑफस्प्रिंग बनाएगा। तो हम लोगों को जो डिजायर प्रोडक्ट, जो डिजायर प्रोडक्ट जो आरडीएन टेक्नोलॉजी के थ्रू से बनाना चाहिए था, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग को मिल जाएगा विद इन द वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है इट एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ जेनेटिकली डिफाइंड स्ट्रेन। मतलब जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई का बहुत सारा स्ट्रेन हम लोग को मिलता है, जैसे एक सिंगल स्ट्रेन नहीं मिलता है। ई कोलाई का बहुत बैक्टीरिया है तो इसका बहुत सारा स्ट्रेन होगा। ठीक है ना। वो बहुत सारा स्ट्रेन के वजह से यहाँ पे बहुत मैक्सिमम वैरायटीज ऑफ वेक्टर्स, मैक्सिमम वैरायटीज ऑफ एंडोन्यूक्लियस, ये सब कुछ एक साथ काम कर सकता है अगर हम लोग एज ए होस्ट सेल ई कोलाई को चूज करता है। तो नेक्स्ट ई कोलाई को छोड़ के हम लोग और एक होस्ट ऑर्गेनिज्म को जनरली यूज करते हैं फॉर पर्पस ऑफ आरडीएनए मेकिंग, दैट इज द ईस्ट। ईस्ट को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, इसका एडवांटेज क्या क्या होता है। फर्स्ट एडवांटेज देखो, सिंगल सेल्ड एंड इजी टू मैनिपुलेट द जीनोम। ओके, नेक्स्ट दे आर जस्ट जेनेटिकली वेल कैरेक्टराइज्ड विद डिफाइंड स्ट्रेन्स, जैसे हम लोग ई कोलाई के लिए बात किया था। और लास्ट पॉइंट में क्या होता है, ईस्ट सेल are grown easily in the laboratory on a small scale or as well as large scale through bioreactor। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों का आरडीएनए मेकिंग का मेन पर्पस होता है कि एक डिजायर जीन से एक डिजायर प्रोटीन को बनाना चाहिए। अब वो प्रोटीन जो कि ना ह्यूमन वेलफेयर के लिए सबसे ज्यादा काम में आएगा, जो मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में मतलब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी मतलब एप्लीकेशन एडेड है, तो हम लोग जो भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू से जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जा रहा है, वो प्रोडक्ट का मेन काम ही होगा कि मार्केट में उसको बेचना, सेल करना। तो मार्केट में सेल करने से क्या होगा कि ज्यादा अमाउंट में हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ज्यादा अमाउंट में प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को ऐसा होस्ट सेल को चूज करना पड़ेगा जो कि ना बहुत कम टाइम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस करे, ताकि उस पर्टिकुलर सेल से हम लोग को डिजायर प्रोटीन मिल सके। ठीक है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स टू चूज द होस्ट सेल और द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं एक PBR 322 का एक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किया है, ये होता है PBR 322। एक PBR 322 में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो हम लोग देखते हैं। As we discussed earlier that the PBR 322 is a type of plasmid which are artificially prepared and isolated from the E. coli bacteria। तो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट में होगा ऑरी। ऑरी मीन्स ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि ना यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ये पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है। नेक्स्ट होता है रॉप, ROP। रॉप मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। रॉप का फुल फॉर्म होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के थ्रू से क्या होगा, इट कोड्स फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन व्हिच इज इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो जो प्रोटीन हम लोग को चाहिए वो प्रोटीन कौन प्रोड्यूस करेगा, रॉप प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास ये दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ए वेक्टर शुड हैव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना पड़ेगा। तो जो PBR 322 होता है इसमें दो, एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स और एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स होना चाहिए, और ये होता भी है। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे हम लोग मार्क किया है पर्टिकुलर जगह में
एक पर्टिकुलर जगह में क्या होता है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, और ये पर्टिकुलर जगह में हम लोग को क्या मिलेगा कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है क्या, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस शुड काट दैट प्लाज्मिड, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली लाइगेट द फॉरेन डीएनए और द जीन ऑफ इंटरेस्ट इजीली लाइगेट विद इन द प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड के साथ लाइगेट करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह में तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को काट करना पड़ेगा, तो वो कहां पे काट करेगा, ये कौन सा रेस्ट्रिक्शन साइट है वो हम लोग को जानना पड़ेगा। एज यू नो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काट ओनली द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो कि ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से सेम होता है। तो वो पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर पीबीआर 322 में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स होता है, और उनमें से हम लोग 3 साइट्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्ट होता है EcoR1। EcoR1 का जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वो क्या है, GAATTC। ठीक है, ये पर्टिकुलर EcoR1 साइट कहां पे होता है, ये वेरी पर्टिकुलर साइट में EcoR1 साइट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं BAMH1, जिसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है GATTC। ये होता है BAMH1 का। BAMH1 कहां पे होता है, विद इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का जो सीक्वेंस है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर हम लोगों का ये BAMH1 रेस्ट्रिक्शन साइट मिलता है। नेक्स्ट होता है क्या, HIND3। HIND3 का लोकेशन कहां पे, जस्ट नियर टू द EcoR1। ये HIND3 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, याद कर लो, AAGCTT। ठीक है, यह होता है इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब जनरली हम लोग का क्वेश्चन में बहुत बार आता है सीबीएसई बोर्ड में कि पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो एंड मेंशन करो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाने से तुम लोगों को ये पर्टिकुलर ड्राइंग को ड्रॉ करना पड़ेगा, और साथ में ये जो हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट को मेंशन किया है, ऑरी, रॉक, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, EcoR1 रेस्ट्रिक्शन साइट, BAMH1 रेस्ट्रिक्शन साइट, HIND3 रेस्ट्रिक्शन साइट, ये सब साइट्स को मेंशन करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क के लिए, या कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, नेम द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ EcoR1 और द नेम द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ BAMH1 और द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ HIND3। तो इसीलिए तुम लोगों को ये पर्टिकुलर 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इंडिविजुअल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को याद करना पड़ेगा। EcoR1 के लिए क्या है, BAMH1 के लिए क्या है, और HIND3 के लिए क्या है। तो आज हम लोग जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि RDNA बनाने के लिए जो टूल्स चाहिए वो टूल्स का मेन काम क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो सब के बारे में आज ये क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये RDNA बनाने के लिए कैसे बनाता है, और ये जो डिफरेंट स्टेप्स है वो स्टेप्स में ये टूल्स कहां पे अप्लाई होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।